मैं गौरव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली। हम जिस विषय पर आपसे बात करने वाले हैं वो विषय है भारत में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति, इसके समक्ष उपस्थित चुनौतियां और उसके सुधार हेतु किए जा रहे प्रयास। यदि हम भारत में उच्च शिक्षा की संरचना पर, शिक्षा व्यवस्था की संरचना पर एक दृष्टि डालें तो यहाँ 6 से 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था है, 14 से 16 वर्ष की आयु तक माध्यमिक शिक्षा की, 16 से 18 वर्ष की आयु तक उच्च माध्यमिक शिक्षा की। उसके बाद कोई भी व्यक्ति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करता है। भारत जब आज़ाद हुआ सन 1950 में भारत में कुल 30 विश्वविद्यालय थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब लगभग 700 हो चुकी है। विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के अन्य संस्थान। दुनिया में भारत को तीसरी सबसे बड़ी उच्च शिक्षा व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। इससे बड़ी दो ही व्यवस्थाएं हैं, एक अमेरिका और दूसरा चीन। आज भारत में लगभग 25 मिलियन विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो फेस टू फेस माध्यम से भी प्राप्त कर रहे हैं और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से भी प्राप्त कर रहे हैं। और भारत में जीडीपी का लगभग 1% खर्च उच्च शिक्षा पर किया जाता है। जहां तक उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेजेस की बात है, 1950-51 में जहां इन कॉलेजेस की संख्या 695 थी, 2012-13 में यह संख्या बढ़कर 35,500 से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन एक ध्यान देने वाला महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन कॉलेजों में केवल 0.5% कॉलेज ही केंद्र सरकार द्वारा पोषित हैं, 35.6% कॉलेज राज्य सरकारों द्वारा पोषित हैं, परंतु कुल कॉलेजों का एक सबसे बड़ा भाग 63.9% अर्थात लगभग 64% कॉलेज प्राइवेट मैनेजमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं। अर्थात भारत में उच्च शिक्षा जिस तरह से प्रगति कर रही है, उसकी प्रगति में एक बहुत बड़ा योगदान निजी क्षेत्र का है, जिसको हम नकार नहीं सकते। भारत में विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय पाए जाते हैं। कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जिनकी संख्या लगभग 44 है, कुछ राज्य विश्वविद्यालय हैं जिनकी संख्या 306 है, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी संख्या 129 है। लेकिन बड़ी तेजी से जो संख्या बढ़ रही है वह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की है और अब तक वह संख्या बढ़कर लगभग 154 हो चुकी है। इन विश्वविद्यालयों में दूरस्थ शिक्षा के विश्वविद्यालय भी अपना बड़ा योगदान कर रहे हैं, इसमें 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 13 राज्य विश्वविद्यालय अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। यदि हम नामांकन की दृष्टि से देखें तो 1950-51 में जहां 0.21 मिलियन विद्यार्थी पंजीकृत थे उच्च शिक्षा में, वहीं 11-12 में यह संख्या बढ़कर लगभग 22 मिलियन हो चुकी थी। आज भारत का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 19.4% है, जो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन यदि हम विश्व के तमाम विकसित देशों और विकासशील देशों से उसकी तुलना करें तो ये बहुत कम है। 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बनाया गया कि भारत के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना है, और इसमें भी बड़ी डिस्पैरिटी है, बड़ी विभिन्नता है। जहां शहरी क्षेत्रों में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 32.5% के आसपास है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात केवल 13.9% है, जो एक चिंता का विषय है। आज भारत में औसतन उच्च शिक्षा में 1:24 का शिक्षक छात्र अनुपात पाया जाता है। लगभग 9,33,000 अध्यापक अध्यापिकाएं भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, परंतु भारत में जितने व्यक्ति स्नातक स्तर पर प्रवेश लेते हैं, एक दुखद पहलू यह भी है कि उसमें से केवल 0.25% लोग ही शोध की उपाधियों अर्थात पीएचडी आदि में प्रवेश लेते हैं। भारत का शोध पर होने वाला खर्च पूरी दुनिया में होने वाले खर्च का मात्र 2% है। यही एक कारण है कि शायद उच्च शिक्षा में शोध की गिरती स्थिति भारत में एक चिंता का विषय बन चुकी है। भारत में गुणवत्ता सुधार हेतु नेशनल असेसमेंट और एक्रेडिटेशन काउंसिल का गठन किया गया। अपने गठन के तमाम वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक मात्र 31% विश्वविद्यालय और मात्र 14.5% महाविद्यालय नैक से एक्रेडिटेशन प्राप्त कर पाए हैं। ये बताता है कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अपनी गुणवत्ता सुधार, गुणवत्ता उन्नयन और उसके
प्रमाणीकरण के लिए कितनी उदासीनता विद्यमान है, यह भी भारतीय उच्च शिक्षा की स्थिति को स्पष्ट करता है। आज हमारे देश में 18 से 23 वर्ष आयु के लगभग 19.5% विद्यार्थी उच्च शिक्षा में पंजीकृत हैं, जो अन्य देशों जैसे अमेरिका में यह संख्या 89% है, रूस में यह संख्या 76% है, यूके में, ब्रिटेन में यह संख्या 59% है, मलेशिया जैसे छोटे देश में यह 40% है, चीन में 24% है। हम इन देशों से बहुत पीछे हैं। इसीलिए आज का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वह है उच्च शिक्षा में अधिक से अधिक नामांकन करना, उच्च शिक्षा की पहुंच अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाना, अधिक से अधिक युवाओं को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना। हम देख रहे हैं कि विगत वर्षों में उच्च शिक्षा के फैलाव के लिए, बढ़ाव के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। जहां केंद्रीय स्तर पर नए केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, नए IITs और IIMs का गठन हो रहा है, वहीं निजी क्षेत्र में बहुत तेजी से उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों को अवसर दिए जा रहे हैं। आज बहुत सारे निजी विश्वविद्यालय कई राज्य विश्वविद्यालयों को गुणवत्ता और पाठ्यक्रमों की नवीनता में टक्कर दे रहे हैं। परंतु इसका एक दूसरा पहलू भी है कि उच्च शिक्षा के निजीकरण के कारण उच्च शिक्षा का फैलाव तो हुआ है, लेकिन इसकी पहुंच सभी विद्यार्थियों तक नहीं हो पा रही है, क्योंकि निजी क्षेत्र की उच्च शिक्षा सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए पहुंच से बाहर है, क्योंकि उसकी फीस ज़्यादा होती है। दूसरा विषय है इक्विटी का, समानता का। आज उच्च शिक्षा में यदि देखें तो पुरुष और महिला विद्यार्थियों में की नामांकन दर में भिन्नता है। सामाजिक भिन्नताएं भी बहुत अधिक देखी जाती हैं। 2009-10 में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार उच्च शिक्षा में जितने भी विद्यार्थी नामांकित हुए हैं, उनमें शेड्यूल कास्ट का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 12.2% और शेड्यूल ट्राइब्स का 9.7% है। वहीं रीजनल डिस्पैरिटी, क्षेत्रीय भिन्नता भी पाई जाती है। एक तरफ बिहार में मात्र 10% विद्यार्थी उच्च शिक्षा में नामांकित हैं, वहीं तमिलनाडु में यह संख्या 32.9% है। ऐसी ही डिस्पैरिटी रूरल और अर्बन अर्थात ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के बीच भी पाई जाती है। तीसरा ज्वलंत विषय है गुणवत्ता का। आज भी देश के तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में अध्यापकों की स्थितियां रिक्त हैं। 40% से अधिक रिक्तियां अभी भी उच्च शिक्षा संस्थानों में हैं। दूसरा बड़ा विषय उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्यापकों की गुणवत्ता पर है। वो किस प्रकार की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है, ये इसी से प्रदर्शित हो जाता है कि हमारे देश में गुणवत्ता के प्रमाणीकरण हेतु कितनी बड़ी उदासीनता विद्यमान है। उच्च शिक्षा पर में शोध पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। बहुत सारे उच्च शिक्षा संस्थानों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी बहुत अच्छा नहीं है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा जो भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है वह है यहाँ के ग्रेजुएट्स की लो एम्प्लॉयबिलिटी। वो रोजगार परक शिक्षा उनको प्रदान नहीं की जा रही है। आज इस देश में रेगुलेटरी इश्यूज भी बहुत बड़े हो गए हैं। इतने अधिक रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं कि उनके बीच जो रेगुलेशंस हैं, जो नियम हैं, उनमें समानता नहीं है। अथॉरिटी का कॉन्फ्लिक्ट है। केंद्र सरकार के अधीन क्या है, राज्य सरकार के अधीन क्या है, विश्वविद्यालय के अधीन क्या है, उच्च शिक्षा विभाग के अधीन क्या है। विश्वविद्यालयों की ऑटोनॉमी पर कुठाराघात हो रहा है। उनको स्वायत्तता प्रदान जो की गई है उसको छीनने के प्रयास किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और सबसे बड़ा विषय जो निजीकरण किया जा रहा है उच्च शिक्षा का, उस पर क्लियर कट पॉलिसीज नहीं है, स्पष्ट पॉलिसी नहीं दी गई है। हालांकि कुछ अभी तत्काल में प्रयास किए गए हैं जिन पर मैं संक्षिप्त में प्रकाश डालूंगा। सबसे बड़ा प्रयास किया गया है, देश में विदेशी विश्वविद्यालयों की एंट्री को कहा गया है कि इसका एक बिल बनाया गया है और वह लंबित है, जैसे ही पास होगा। दूसरा सबसे बड़ा एकेडमिक कोलैबोरेशन हायर एजुकेशन में किया जा रहा है। भारतीय विश्वविद्यालय विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग स्थापित कर रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक बहुत प्रतीक्षित निर्णय दिया है जिसमें AICTE की पावर्स को
रेगुलेट करने की बात की गई है। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल का डिसोल्यूशन किया गया है यूजीसी के अंदर। और एक सबसे बड़ा निर्णय जो लिया गया है वो ये है कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को कंपलसरी एक्रेडिटेशन कराना होगा, उनको अपनी गुणवत्ता का प्रमाणीकरण अवश्य कराना होगा, इसको कंपलसरी बना दिया गया है। तो ये कुछ ऐसे प्रयास हैं जो भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किए जा रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि ये प्रयास बहुत काफ़ी होंगे, लेकिन फिर भी ये एक प्रयास है और हमें इन प्रयासों को और आगे ले जाने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि मैंने आज जो संक्षिप्त में आपसे भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति पर चर्चा की, वह आपको इस विषय में और आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी और आप इस विषय में अधिक से अधिक नवीनतम ज्ञान ग्रहण करने के लिए उत्साहित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।